आइए आज हम एक्सरसाइज 3.3 का जो वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्या, उसको हम हल करने के लिए जा रहे हैं। इसमें जो शब्द समस्या बना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको पहले व्यक्त करना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चूँकि यहाँ पर निर्देश मिला है प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। आप मेरे पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि उसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि से बहुत समीकरण युग्म को हल कर दिया है। और चूँकि इसमें जो होगा सिर्फ हम समीकरण प्राप्त करेंगे और फास्टली बहुत तेज़ी से उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समझाएंगे, ठीक है ना। आप मेरे पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा। इसी में एक्सरसाइज 3.3 का मेरा पहला लेक्चर है। उसमें देखो यहाँ पर क्या होगा कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। दो संख्याओं को हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। चूँकि कंडीशन क्या है इसमें ये समझ करके रखोगे कि चूँकि अंतर के फॉर्म में जब भी कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है तो उसमें कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, ये चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको हल करते हैं। तो हल क्या हो जाएगा, माना कि पहली संख्या बराबर x और तथा दूसरी संख्या बराबर y, और यहाँ कंडीशन हम लगा देंगे कि यहाँ x इज ग्रेटर देन y। ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि होता क्या है, अगर हम बड़ी संख्या x लिख लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप पहली दूसरी लिखते हैं या एक संख्या दूसरी संख्या लिखते हैं तो अंतर का मतलब ही होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। तो आओ यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। इसलिए प्रश्न से डैश पहला केस क्या चल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 26, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला केस क्या है तुम्हारा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगेन दूसरे केस को हम लोग अगेन में लिखते हैं पुनः, एक संख्या जो है x वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात 3y के बराबर है। ठीक, तो अगर हम इसको लेफ्ट नहीं लाते हैं तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम लोग x का काल्पनिक मान चाहते ही हैं। तो यहाँ पर x का काल्पनिक मान है, अगर हम इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। बहुत छात्रों को लगता है कि सर लेफ्ट लाइए, ठीक है लेफ्ट भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लेफ्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लेफ्ट लाएंगे तो यहाँ पर इसलिए x माइनस 3y बराबर 0, तब इसको समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम वहाँ पर x बराबर 3y का यूज करते हैं तो उसको समीकरण 2 दे देंगे, तो x का मान कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखा जा सकता है, आसानी से हल हो जाएगा। अगर आप इसको पुनः लेफ्ट में 3y लाते हैं तो x माइनस 3y बराबर 0, फिर पहले वाला हो जाएगा सवाल कि समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको अब क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या हो रहा है, समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस वाई राइट जाएगा, 26 प्लस y, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब इसी x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना रखना है यहाँ पर, 26 माइनस वाई, 26 प्लस y है, और यहाँ पर माइनस 3y चल रहा है बराबर 0। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेफ्ट से राइट जाएगा, है ना। यहाँ वेरिएबल लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस 2y, और कांस्टेंट वैल्यू संख्या मान जो है यहाँ से प्लस 26 जाएगा माइनस 26, और माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है,
तो y बराबर 26/2, 26/2 और इसको कटाते हैं तो 13, इसलिए y बराबर निकल गया 13। ठीक है, चलो इसी मान को हम समीकरण 3 पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? समीकरण 3 में। यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 चल रहा है x बराबर 26 + y, तो ये हो जाएगा 26 + y का मान 13, इसलिए x बराबर 26 और 13 39। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y का मान प्राप्त हुआ। अब कंडीशन जो है तुम्हारा, अगर सवाल था तुम्हारा कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या का क्या है? अंतर है 26, तो आप क्या उस केस से संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं? तो संख्याओं का अंतर 39 - 13 26 हो रहा है, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो क्या छोटी संख्या 13 है, तो 3 गुना करेंगे तो 13 39, तो दोनों केस संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर सही चल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर अतः पहली संख्या बराबर x का मान निकला है 39, और तथा दूसरी संख्या y का मान कितना निकल गया है? 13। दूसरी संख्या बराबर 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा क्या करना है कि इस क्लास में आपको लेक्चर सुनना है और बाद में छापना है इसको। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको हल करने के लिए नहीं आएगा वहाँ पर सिर्फ सुनते रहो, वीडियो को देखते रहो, सुनते रहो, सिर्फ लेक्चर सुनो, उसके बाद अपने से ही हल करने का प्रयास करोगे तो आसानी से ये सब सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। यहाँ होता क्या है कि दो केस उत्पन्न होता है, दो स्थितियाँ होती है, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या दिखेगा? एक ही केस दिखेगा। बहुत छात्रों को लगता है कि अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन नहीं प्राप्त होगा, मतलब दो समीकरण युग्म नहीं प्राप्त हो सकता है ना। तो ऐसे सवालों से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक इक्वेशन क्या होता है, एक केस छिपा रहता है। क्या होता है कि देखो इस सवाल में क्या छिपा है, दो संपूरक कोण है। क्या है? दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? कोणों का पेयर होता है, युग्म होता है, अकेला सिंगल नहीं होता है ये। तो जब हम दो संपूरक कोण को मानेंगे तो माना कि संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण को, चूंकि यहाँ बड़ा छोटा चल रहा है ना, तो बड़े कोण को हम x मानेंगे। ठीक है, और छोटे कोण को y मान लेना है। ठीक है, तो संपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 हो, मतलब 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये नेचर क्या करेगा? एक इक्वेशन दे देगा तुमको, मतलब एक समीकरण दे देगा, और उसके बाद एक केस तो दिख रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इससे एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो पेयर इक्वेशन तुम्हें, मतलब समीकरण युग्म तुम्हें प्राप्त हो जाएगा ऑलरेडी। आओ यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि संपूरक कोणों में से बड़ा कोण बराबर x, और तथा छोटा कोण हम y मान लेते हैं। छोटा कोण बराबर y, इसलिए प्रश्न से डैश जो केस समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, उसको मैंने क्या समझाया? संपूरक कोणों के परिभाषा से एक इक्वेशन आएगा, समीकरण आएगा। तो क्या हो जाएगा? जिन दो कोणों का योग, मतलब ये दोनों कोणों का योग x + y बराबर 180 180 डिग्री। यही तुम्हारा केस क्या था? छिपा हुआ था। ये स्थिति स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझो, त्रिभुज से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, एक उसमें तीनों कोणों का योग 180 अप्लाई करना है। ठीक है ना। इसके बाद अगर संपूरक कोणों से आता है तो उन दोनों कोणों का योग 180 देना है। पूरक कोणों के सवाल में दोनों कोणों का योग क्या करना है? 90 डिग्री देना है। ये सब विशेष कंडीशन है,
और सेकेंड केस क्या चल रहा है, अगेन में सेकेंड केस है बड़ा कौन क्या है एक्स बराबर छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक y प्लस 18। सब तो समझ में आता होगा, चूँकि इक्वेशन का जो फॉर्म बना है वर्ड प्रॉब्लम से जो कहा जाएगा उसको क्या करना है, बीजगणितीय निरूपण देना है। ठीक है, बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है। अब लेफ्ट ले आओ या इसको इक्वेशन 2 कर सकते हो, x का काल्पनिक मान है। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट हल करना हो तो डायरेक्ट इसको समीकरण 2 लिखो, x का मान है तो समीकरण 2 में है तो इसको समीकरण 1 में रख दोगे तो आसानी से हल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि हमें समीकरण युग्म भी देना है। ठीक है ना, तो इसका समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, x माइनस वाई वेरिएबल लेफ्ट आएगा बराबर 18, हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो हमारे पास जो ये दोनों इक्वेशन प्राप्त हुआ है ये तुम्हारा बीजगणितीय निरूपण के आधार पर हुआ है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या करना है, समीकरण 1 से x का काल्पनिक मान लेना है। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, काल्पनिक मान लेना है। तो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, समीकरण 1 क्या चल रहा है, x प्लस वाई बराबर 180। तो समीकरण 1 से यहाँ पर x बराबर क्या होगा जाएगा 180 माइनस वाई, और ये आपका इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 में क्या करना है, इसी x का मान 180 माइनस वाई को रखना है। x का मान रखने पर अब समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, इसलिए x का मान यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई, और माइनस वाई चल रहा है पहले से बराबर 18। इसको हल करो तो माइनस 2y इजकल टू 18 माइनस 180, माइनस 2y इजकल टू माइनस 162, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 162/2 81 81 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, y का मान निकल गया। अब इसको समीकरण 3 में रखो। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 तुम्हारा चल रहा है x बराबर 180 माइनस y का मान 81। ठीक है, तो इसलिए x बराबर निकल रहा है कितना, 10 में 1 जाएगा तो 9, और ये तुम्हारा 17 में 8 जाएगा तो 9, 99 डिग्री। ठीक, अतः संपूरक कोणों में से बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री निकल गया है। ये बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर कितना निकला है 81 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब छापो इसको। जब भी लिखना है तो मेरे बताने के बाद इसको उतार लेना है। ठीक है ना, बीच में मत उतारो, बीच में उतारोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलो इसको जल्दी से बनाओ अगले सवाल की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद। चलो यहाँ बात आती है बल्ले और गेंद का। तो एक बल्ले का कीमत x मानना है और एक गेंद का कीमत y मान लेना है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब यहाँ से प्रश्न से डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है। पहला केस है तुम्हारा 7 बल्ला 6 गेंद, एक बल्ला का कीमत x है तो 7 बल्ला का कीमत 7x, 6 गेंद का कीमत 6 है, और टोटल कितना है प्राइस 3800। ठीक है, तो तुम्हारे अनुसार कितना हो रहा है 7x, कितना हो रहा है 7x। यहाँ पर 7x प्लस 6y
बराबर 3800। चलो ये समीकरण 1 हो गया। अगेन सेकेंड केस क्या चल रहा है, कितना बल्ला कितना गेंद। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, 1750। क्या हो जाएगा, 3x + 5y बराबर 1750। मतलब हम अपने कीमत को जोड़ करके जितना होगा काल्पनिक में, उसको दिए गए मान से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देना है। ये समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। अब इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें लिखना है कि समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 - 6y बटे 7। गुना में 7 है, x का गुना 7 है, बटे में जाएगा। 6y प्लस है तो माइनस होगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखोगे तो कितना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आओ इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पर समीकरण 2 कितना चल रहा है तुम्हारा, यहाँ 3x + 5 हुआ है, इसलिए 3 × x का मान कितना है, 3800 - 6y और बटा चल रहा है कितना, 7 और प्लस 5y = 1750। चलो यहाँ आगे बढ़ाते हैं। चूँकि ये 3 और 7 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं। कितना गुना करके हो जाएगा, 00, 3 8 24, 4 तिया 12 2 24, 8 तिया 24 हो गया, 3 तिया 9 2 11। ये आपका हो जाएगा 11,400 माइनस 3 × 6 = 18y। अब बटे कितना चल रहा है, 7 बड़ा प्लस में कितना चल रहा है, 5y बराबर 1750। ठीक है, चलो कैलकुलेशन को सही रखो, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना है। प्लस 5y है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल होगा, 11,400 माइनस 18y और प्लस क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35y बराबर 1750। अब यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो बटा 7 राइट जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, 11,400 प्लस 35 में 18 घटेगा तो 17y बराबर 7 से गुना करो इसको, 1 0 7 5 35 7 49 और 3 52 और 5 7 का 7 5 12। ठीक है, गुना ठीक है, 25 25 7 25 25 7 5 35 हुआ है, 3 7 49 3 52 और 5 7 का 7 5 12। ठीक है, इसको हम 11,400 को राइट ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा 17y। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, या 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। चलो या 17y बराबर, इसको घटाते हैं, 0 में 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 में 0 घटेगा तो 5 होगा। अब यहाँ 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 बचा, 1 में 1 जाए 0, 1 में 1 जाए 0। ठीक है, चलो y बराबर 850 बटे 17, 17 5 85, 50 निकल गया, इसलिए y बराबर 50। ये तुम्हारा गेंद का कीमत निकला है। अब बात आती है, इस मान को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, देखो यहाँ पर x बराबर कितना चल रहा है, 3800 माइनस 6 गुना y का मान 50 और बटा चल रहा है 7। हल करो, 3800 माइनस 6 5 30, 300 हो जाएगा और बटे 7। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये 3500 बटे 7, 7 5 35, 500 निकल गया x का मान।
ठीक है, x का मान कितना निकल रहा है 500। अब हम क्या करेंगे, आंसर शो करेंगे। एक बल्ला का कीमत कितना निकल गया 500 और एक गेंद का कीमत कितना निकल गया 50 रुपया। ठीक है, अतः लास्ट में नीचे अब यहाँ हम लिख देते हैं, अतः एक बल्ला का कीमत बराबर कितना 500। ठीक है, 500 रुपया में दे देंगे, तथा एक गेंद का कीमत, तथा एक गेंद का कीमत, गेंद की कीमत जो है वो क्या हो जाएगा 50 रुपया। अब यहाँ पर ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखते हैं संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हम बल्ला यहाँ पर 7 बल्ला खरीद रहे हैं पहला केस में, तो क्या हो जाएगा 7 × 35 और एक गेंद का कीमत y का मान कितना निकला है 50, तो 5 × 6 = 30, 300, 35 3 3800। संतुष्ट हो गया। तो समझ जाओ एक केस संतुष्ट हो जाएगा, दोनों केस लगभग संतुष्ट हो जाता है। चलो इसको उतार लो। चलो अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या होता है, एक नियत भाड़ा होता है और एक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा होता है। मतलब बहुत जगह ऐसा सवाल मिलेगा नियत भाड़ा वाला। ठीक है, छात्रावास में भी नियत भाड़ा होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी देखा जाएगा। और कभी कभी पुस्तकालय में भी नियत भाड़ा होता है। क्या होता है कि तीनों जगह पर नियत भाड़ा की चर्चा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत होगा आपको, तो जहाँ नियत के साथ कुछ एडजस्ट किया हुआ मिलेगा। नियत के साथ अगर कुछ एडजस्ट होगा तो नियत का मान अगर हम x मानेंगे, नियत भाड़ा को x मानेंगे, अगर उसके साथ कुछ एडजस्ट रहेगा तो उस समय ध्यान देना है कि उस समय आपसे गलती हो सकता है। नहीं तो नियत भाड़ा x है और एक्स्ट्रा के लिए y मान लेना है। बाकी सब सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम बता देते हैं कि जब आप पुस्तकालय वाला सवाल बनाइएगा तो वहाँ नियत जो होता है प्रथम 3 दिनों के लिए नियत रखा गया है। तो जब नियत को हम x लिखेंगे तो x लिखने से वहाँ 3 दिन का वो भाड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई पुस्तक 5 दिन रखता है तो आप एक्स्ट्रा नहीं बोल समझिएगा कि 5 दिन हो गया, मतलब वहाँ एक्स्ट्रा 2 दिन होता है। इसलिए नियत में अगर कुछ एडजस्ट है तो वहाँ पर थोड़ा सा होश में रहोगे, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक टैक्सी का नियत भाड़ा है और एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर चलने के लिए अलग से भाड़ा सम्मिलित किया जा रहा है। चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सवाल को कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किलोमीटर के लिए भाड़ा या का भाड़ा बराबर y रुपया। भाषा बदल सकता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं होता है इस सब में। ठीक है ना। प्रश्न से डैश क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर केस क्या चल रहा है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दे रहा है। नियत भाड़ा ये एक्स्ट्रा फैकल्टी है, इसका फैसिलिटी जो होता है ना कि कोई सुविधा है तो हम इतना लेंगे ही। ठीक है, तो वह नियत भाड़ा में जाएगा और किलोमीटर के लिए अलग भाड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर x हो गया और प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y जुट करके कुल भाड़ा कितना चल रहा है 105। समीकरण 1। अगेन पुनः दूसरा केस हम पढ़ेंगे। नियत भाड़ा x प्लस क्या करना है 15 किलोमीटर के लिए 155। यहाँ 15 किलोमीटर के लिए क्या है 155, तो यहाँ 15y बराबर 155। ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखो इक्वेशन प्राप्त हो चुका है, आपको प्रतिस्थापन विधि आता है, आसानी से हल करते जाओगे। ठीक है, सिर्फ लेक्चर सुनो कि इसका सॉल्यूशन हो कैसे रहा है, कैसे हल किया जा रहा है, इसका कैलकुलेशन खाली देखते जाना है। यहाँ पर देखना है समीकरण 1 से
बताओ समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर 105 माइनस 10y। ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण हो जाएगा। और इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या करना है, x का मान रखने पर लिखना है। तो समीकरण 2 तुम्हारा जो चल रहा है, क्या चल रहा है, और सा ऊपर कर देते हैं इसको। चलो, यहाँ समीकरण 2 चल रहा है x प्लस 15y, इसलिए x का मान रखोगे कितना, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और यहाँ से उतर जाएगा प्लस 15y बराबर 155। चलो, यहाँ पर 105 कांस्टेंट वैल्यू राइट जाएगा, 15 में 10 घटेगा तो 5y बराबर 155 माइनस 105 घटेगा तो y बराबर कितना बचेगा, 50 बटे और 5 आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं 50, 10 निकल गया आराम से, तुम्हारा y का मान निकल गया। ये 1 किलोमीटर का भाड़ा हुआ, एक्स्ट्रा जब चल रहा है तो, है ना। अब बातें आती है कि यहाँ पर समीकरण 3 में, यहाँ कहाँ रखना है, समीकरण 3 में x का मान रख, y निकला है जी, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या चल रहा है, x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान 10। तो ये हो गया तुम्हारा 105 माइनस 100 बराबर 5, ठीक, ये नियत भाड़ा हो गया। अब सवाल तुम्हारा 3 सवाल है। क्या क्या सवाल है, तो पहले नियत भाड़ा भी देना है और प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा देना है, और बाद में इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया इसको देखो कि 25 किलोमीटर के लिए इन्होंने अलग से भाड़ा पूछा है, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है ना, नियत भाड़ा के बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, तीनों का सवाल का आंसर देते हैं हम। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना, x का मान कितना निकल गया, 5 रुपया। प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति km का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा, y का मान 10 रुपया, ठीक है। इसके बाद है और 25 किलोमीटर, कितना दूरी तय कर रहा है, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा का व्यंजक क्या होगा, तो समझो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो चूँकि ये किलोमीटर एक्स्ट्रा में चल रहा है, तो नियत भाड़ा क्या है, यहाँ आपका फैसिलिटी है, उसमें कोई चीज़ संलिप्त नहीं है, तो x प्लस 25 किलोमीटर का 25y होगा, याद रखना है। तो यहाँ पर x प्लस 25y होगा, और इसी में xy का मान पुट करेंगे, x का मान कितना 5, और 25 गुना y का मान तुम्हारा 10 निकला है ना, 10। तो ये हो जाएगा 25 गुना 10 250, 5 255 रुपया। चलो, यही तुम्हारा तीनों आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे सब सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त में प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होता है। देखो, होता क्या है कि अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भी होता है, कहीं कहीं क्या होता है, जब कोई बस चलती है तो वहाँ पर एक क्या होता है, जब आप 10 किलोमीटर जाइएगा, 5 किलोमीटर जाइएगा, तो भी क्या कहेगा, आपको इतना रुपया लगेगा, चाहे आप उस बस पर बैठे उसी समय से उसका भाड़ा फिक्स हो जाता है कितना रुपया लगेगा। बात आती है कि अगर हम उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा कहें कि और थोड़ी दूर पहुंचा दो, तो उसके लिए 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा लगता है, ठीक है। यहाँ पर नियत भाड़ा को ऐसे भी समझा जा सकता है, या होता है कोई बस क्या होता है, अपनी फैसिलिटी देता है कि हम ऐसी बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम भाड़ा इतना फिक्स किए हैं, उसके बाद किलोमीटर का भाड़ा अलग से हम लेंगे। तो ये सब बातें होती है अतिरिक्त, लेकिन यहाँ अतिरिक्त में कुछ एडजस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त में तुम यहाँ नियत में अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा एडजस्ट
नहीं है, मतलब किलोमीटर का भाड़ा अलग है और उधर नियत अलग है। मात्र एक सवाल है तुम्हारा, कौन सा सवाल? मैंने बताया पुस्तकालय वाला सवाल में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सवाल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर रोमन 5। यहाँ पर है भिन्न का सवाल। आपको पता है भिन्न के सवाल में हम कहाँ तक पहले लिखेंगे। तो पहले भिन्न को पहले प्राप्त करते हैं। रिक्वायर्ड जो मेरा जो होगा भिन्न जो प्राप्त होगा है ना, अभिष्ट भिन्न, उसको हम पहले प्राप्त करेंगे। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अंश को x मानना है, हर को y मानना है। अभिष्ट भिन्न x बटे y होगा, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। बाद में देखेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है ना। केस बाद में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको हल में लिखना है कि माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा y, और तुम्हारा आंसर यही x बटा y जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखो पूछा हुआ भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ कर रहे हैं x y निकल गया मेरा आंसर निकल गया, ऐसे नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में ये पढ़ना है कि मेरा क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। इसलिए प्रश्न से डैश, यहाँ पर पहले हम भिन्न को लिख लेंगे, x बटे y को। सीखो सिस्टम क्या बना है, पहले भिन्न को आराम से लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद भिन्नों के साथ जो संक्रियाएं करने के लिए कहा जाएगा वैसा तुम क्रियाएं करो और आपको एक व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। और लेफ्ट राइट जब प्राप्त होगा तो आपको एक वह समीकरण का रूप दिखेगा, ठीक है ना। चल यहाँ पर क्या है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है? दोनों में 2 जोड़ दो, +2 और यहाँ भी +2, अंश हर में जोड़ दिया गया और वह इक्वल हो जाता है, तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है, बराबर 9/11 हो गया। मतलब एक केस एक स्थिति से मैंने इस व्यंजक को लिखा है, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन समीकरण प्राप्त कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 गुना x 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। सब तो समझ में आता है ना। चलो 9y लेफ्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, इसलिए लास्ट होगा तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। चलो दूसरा इक्वेशन, दूसरा केस क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। इसको ऊपर बढ़ाने दो, ठीक है। दूसरा केस समीकरण का है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश हर में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, ठीक है ना। चलो अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं। अगेन पहले भिन्न को लिखना है x बटा y को, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 बराबर 5/6, ठीक है। अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया गया है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बजे गुणन में 6 गुना x 6x प्लस 6 18 बराबर 5 गुना y 5y प्लस 5 15। लेफ्ट आ जाएगा 5y तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, इसलिए 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। चलो दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। आओ अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान लेना है। कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। x बराबर क्या होगा, -4, ठीक है, -9y तो क्या हो जाएगा +9y, और बटे गुना कितना है 11 तो बटे 11। ये तुम्हारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में चूँकि 1 से निकाले हो तो समीकरण 2 में
x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, यहाँ पर है समीकरण 2, 6x माइनस 5y, तो लिखा जाएगा इसलिए 6 इंटू एक्स का मान कितना, -4 प्लस 9y और बटे चल रहा है 11, और यहाँ से आ जाएगा -5y और राइट है बराबर -3। चलो यहाँ 6 और 11 तो कट नहीं रहा है, तो 6 से गुना करो, 6 चौके 24, -24 हो जाएगा और प्लस 6 नमा 54y और बटे क्या चल रहा है 11, -5y बराबर -3। चलो अब एलसीएम 5y के नीचे 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 11, 11 कैंसिल होगा तो -24 प्लस 54y और -11 × 55y बराबर -3। अब इसको हम क्या करेंगे, 11 को राइट ले जाएंगे तो 11 तिया 33, -33 हो जाएगा और लेफ्ट में क्या हो जाएगा तो -55 और प्लस 54 क्या होगा -y बराबर 11 तिया 33 -33 और -24 जाएगा तो +24। अब यहाँ पर -y बराबर क्या हो जाएगा -24 और कितना जोड़ेंगे 33 होगा, 24 9 33, ठीक है, 9 हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर तुम्हारा मान 9 निकल गया। ठीक है, y बराबर कितना निकल गया 9। अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 3 में लिखना है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 चल रहा है तुम्हारा, कितना चल रहा है, x बराबर -4 प्लस 9 गुना y का मान 9/11, ये हो जाएगा 9 9 81, 81 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 77, 77 4 81 होता है ना, ठीक, बटे 11, 11 7 77 है ना, तो इसलिए x बराबर मान निकल गया तुम्हारा 7। चलो x और y का मान आ गया। अब यहाँ पर अभिष्ट भिन्न का आंसर देना है ना, लिखना है अतः अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y का मान, x का मान 7 और y का मान तुम्हारा 9, यही तुम्हारा राइट आंसर हो गया 7/9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं कि क्या मेरा ये भिन्न सही है या गलत है, तो यहाँ पर आ जाओ, क्या करना है, कोई एक केस उठा लो। ठीक है, तो x बटा y का मान कितना निकला 7/9, बोला अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दो क्या हो जाएगा 7 2 9 9 2 11, तो बोला कि 9/11 हो जाता है, क्या 9/11 हो गया कि नहीं। फिर बोला कि अंश हर में 3 जोड़ दो 5/6 हो जाता है, अगर 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 3 10 बटे 9 3 12, 10 बटे अगर 12 होता है तो 2 5 10 2 6 12, क्या 5/6 हो रहा है, मतलब दोनों केस को यह क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो मेरा अभिष्ट भिन्न जो निकला है ये सही है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा रोमन 6, उम्र का सवाल है, और यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। ठीक है ना, तो जैकब और पुत्र है तो दोनों अलग अलग हैं, तो जैकब की आयु को क्या मानना है x और यहाँ पर उसके पुत्र को मानना है y। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेंगे, माना कि चूँकि उम्र में वर्तमान उम्र माना जाता है, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र का वर्तमान उम्र जब भी माना जाएगा तो वर्तमान उम्र ही लिखना है,
उम्र बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर इसलिए प्रश्न से डैश। अब देखो उम्र का जो सवाल बनाना है उसको लिखने के तरीके को समझो। क्या करना है उम्र के सवाल में, पहले पहला केस को पढ़ना है, पहले आराम से देखो, बहुत बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ने के बाद दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए कि मैं क्या क्रिया कर सकता हूँ, है ना, मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, मुझे क्या लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक बार पढ़ो। बोल रहा है कि जब 5 वर्ष बाद, ठीक है, एक कंडीशन पढ़ लो, पूर्व या बाद। बाद का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, पश्चात होने बाद होता है, पश्चात भी रहेगा तो प्लस में जाएगा। अभी से के बाद का उम्र क्या होता है, प्लस में होता है कि नहीं। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो उसके बाद का उम्र क्या होगा, 5 साल के बाद 25 होगा, तो इसका मतलब 20 + 5 प्लस में जा रहा है। और पूर्व का उम्र क्या होता है, माइनस में, ठीक है। तो चलो एक केस कैसे पढ़ना है, 5 वर्ष बाद, बस इतने को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, बस 3 गुनी पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितने वर्ष बाद और कितनी गुनी, बस इतने तो याद रखना है। 5 वर्ष बाद क्या गुनी पढ़ा, 3 गुनी, ठीक है। उसको ऐसे लिखो, देखो क्या करना है। तो जैकब का आयु क्या है, x, तो आयु जो होता है ऑटोमेटिकली, मतलब दोनों ऑटोमेटिक ढंग से बढ़ता है। क्या होता है, अगर पिता का उम्र बढ़ जाएगा तो पुत्र का उम्र भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा पिता बढ़ जाएगा और पुत्र कम हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। ये चीज़ तो समझ में आता होगा। तो अगर हम 5 वर्ष बाद करेंगे तो दोनों की उम्र में 5 साल जोड़ देंगे, फटाक से जोड़ो। x + 5 बराबर लिखो y + 5। अब ये बताओ कि ये पिता का उम्र हो गया जैकब का और ये हो गया पुत्र का। अब बातें आती है बराबर होने के, बराबर कैसे होगा, बराबर तो होगा नहीं ये। अब बराबर होने के लिए कंडीशन है कि 3 गुनी करना है। तो 3 गुनी किसको करोगे, पिता को कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है उसको न करोगे गुना। तो बताओ पुत्र को क्या करना है, 3 गुना, वहाँ भी वही लिखा हुआ है, समझ गया ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है उसमें। सिर्फ सोचो 5 वर्ष बाद x + 5 बराबर y + 5, और गुना किसको करना है, पुत्र को, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर कब होगा, तो वो इसी के कंडीशन के लिए, बराबर के कंडीशन के लिए लिखा है 3 गुनी पुत्र का करना है। तो यहाँ पर होल करके 3 से गुना कर देना है। हमको लग रहा है कि अधिकांश छात्रों को ये बात समझ में आता होगा और पसंद भी होता होगा वीडियो, समझ गया ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद होता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। चलो आओ यहाँ पर 3 से गुना करो, क्या हो जाएगा, x + 3, x + 5 है, यहाँ x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना y, 3y + 3 × 5, 3 × 5 15। लेफ्ट लाओ, क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 15 - 5, इसलिए x - 3y बराबर 10। चलो पहला समीकरण हो गया अगेन। अब आओ तुम अपने से बताओ कि क्या तुम्हें दूसरा समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, तुमसे क्या हो सकता है ऐसा कि तुम दूसरा समीकरण प्राप्त कर लो। आओ क्या पढ़ना है बताओ। पढ़ने के लिए बताया गया कि यहाँ पर पढ़ना क्या है तुम्हें, कि कितने वर्ष पूर्व, आओ यहाँ पढ़ो 5 वर्ष पूर्व, बस इतना ही पढ़ना है। और कितनी गुनी कह रहा है, 7 गुनी, बहुत शॉर्ट फॉर्म पढ़ना है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, बस 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 7 गुनी करना है, बस व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व x - 5 बराबर y - 5, ठीक है ना। तो ये पुत्र हुआ, तो पुत्र को कैसे गुना करना है, 7 से, बस हो गया खत्म। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 से गुना करो, क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 7y और -7 × 5 = 35। चलो वेरिएबल लेफ्ट आएगा तो x - 7y बराबर -35 + 5 होगा, इसलिए x - 7y बराबर ये -30 हो जाएगा। समीकरण 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। देखो जब तुम बोर्ड एग्जाम में जाओगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हारे लिए कंडीशन फ्री हो जाएगा कि किसी भी विधि से हल कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम पर प्रतिबंध नहीं लगता है प्रतिस्थापन विधि का, समझ गया ना, उसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो बहुत छात्र क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं विलोपन को, बहुत छात्र क्या करते हैं प्रतिस्थापन को, तो बहुत कम छात्र पसंद करते हैं, समझ गया ना। बहुत छात्र पसंद करते हैं बीजगुणन विधि को, सरल विधि कहते हैं, बस
यहाँ पर इक्वेशन देखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ देखने मात्र से आंसर आता है तुम्हारा वज्र गुणन में। चलो आओ यार, इसको हम बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा समीकरण 1 से? समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा? राइट आएगा 3y। क्या हो जाएगा? 10 + 3y। ये इक्वेशन तीसरा। अब ये 1 से निकाले हो तो कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 कितना चल रहा है? देखो x - 7y, x का मान यहाँ रख देना है। कितना रख देना है बताओ? 10 + 3y, इसलिए 10 + 3y। इसके बाद x का मान हो गया -7y, धरा पड़ा है, बराबर -30 है। ये सब गलती नहीं करना है, क्योंकि चिन्ह को छोड़ करके नहीं चल देना है, तभी ठीक नहीं होगा। जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब चीज़ बहुत अच्छा रहना चाहिए। चलो यहाँ पर 10 को हम राइट करेंगे तो -4y बचेगा। -4y बराबर, ये -30 है और माइनस ये तुम्हारा 10 जाएगा, +10 है तो माइनस जाएगा, तो यहाँ पर -4y बराबर -40 होगा। माइनस कैंसिल कर सकते हो, या y बराबर 40/4, 4 × 40, इसलिए y बराबर तुम्हारा मान निकल गया कितना? 10। ये तुम्हारा जैकब का पुत्र का योग निकला। ठीक, चलो आगे क्या करोगे बताओ? समझ में आ रहा होगा तो बताओ क्या करना है। समीकरण 3 में इस y का मान रखना है कि नहीं? तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या चल रहा है? x बराबर 10 + 3 गुना y, यहाँ पर y है, y का मान पुट करेंगे 10, तो ये x बराबर निकल जाएगा 10 या 30, 10 40 है ना। अतः जैकब का वर्तमान उम्र कितना निकल गया? 40। जैकब का वर्तमान उम्र बराबर 40 ईयर्स, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु बराबर कितना निकला है? 10 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक बार केस से संतुष्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है बताओ? कि जैकब का आयु 5 साल बाद, पहला केस को पकड़ो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा जैकब? 40 × 5 = 45, और पुत्र 10 साल निकला है, 10 × 5 = 15 कर दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ये जैकब हो गया 45 और उसका पुत्र हो गया 10 × 5 = 15। क्या 15 का 3 गुना 45 होता है? अनर्थिया 45, तो क्या 3 गुना कह रहा था? क्लियर हो गया। अगर 5 वर्ष पूर्व, सेकंड केस पर आ जाओ, 5 वर्ष पूर्व, तो 40 में 5 घटाओ 35, तो 10 में 5 घटाओ, दोनों का उम्र में घटाओ, 10 में 5 5, ठीक है ना। अब 35 और 5, पिता 35, पुत्र 5, 5 × 7 = 35। क्या 7 गुना कह रहा था? चलो यहाँ 7 गुना, ठीक है। इसका मतलब दोनों के संतुष्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर ठीक हो गया। इनको लग रहा है ये लास्ट सवाल होगा, ठीक है ना। तो यही हम अपना वीडियो बंद करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट फिर दूसरे चैनल पर मिलेगा नहीं, इसलिए नए छात्र जो भी हैं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।